28 अप्रैल 2003 राजस्थान के अजमेर जिले के जसवंतपुरा गांव में शाम के 5:15 पर साइबर पुलिस स्टेशन में अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स घबराई हुई आवाज में पुलिस को बताता है कि बनास नदी के किनारे एक कटा हुआ सिर पड़ा है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है, जहां सूखी नदी के पिलर नंबर 11 पर वह सिर मिलता है, जिसे जलाने की कोशिश की गई थी ताकि उसकी पहचान न हो सके। लेकिन यह सिर किसका है और उसका धड़ कहाँ है? अभी पुलिस इस सवाल में उलझी ही थी कि कुछ किलोमीटर दूर एक कुएं से उठती अजीब बदबू पुलिस को एक और भयानक राज की तरफ ले जाती है। वहां से निकली एक बोरी में एक अधजला कटा हुआ शव था, सर गायब और शरीर पर भयानक जख्म था। अब सवाल ये था, कौन था ये इंसान? किसने की इतनी बेरहमी से हत्या? ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि एक खौफनाक साजिश की कहानी है जो आपको अंत तक अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। 28 अप्रैल 2003 ज़िला अजमेर, राजस्थान। शाम के करीब 5 बजे पुलिस स्टेशन में एक अनजान कॉल आती है। कॉल करने वाला व्यक्ति डरी हुई आवाज़ में बताता है कि बनास नदी के किनारे सूखे हुए तल पर एक कटा हुआ सिर मिला है। जैसे ही यह खबर वहाँ के पुलिस को मिली, वह तुरंत समझ जाते हैं कि मामला गंभीर है और वे घटनास्थल की ओर रवाना हो जाते हैं। बनास नदी उस वक्त बिल्कुल सूखी पड़ी थी और पिलर नंबर 11 के पास पुलिस को एक कटा हुआ सिर पड़ा मिलता है। जब उस सिर को करीब से देखा गया तो पुलिस को समझ में आया कि उसे बुरी तरह से जलाने की कोशिश की गई थी ताकि उसकी पहचान छुपाई जा सके। ये खबर पूरे गांव में तेजी से फैलने लगी। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सभी के चेहरों पर भय और चिंता के भाव थे। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ छा गया था। लेकिन अजीब बात यही थी कि उस घटनास्थल पर सिर्फ वह कटा हुआ सिर मिला था। बाकी का हिस्सा कहाँ था, किसी को नहीं मालूम। पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में जुट जाती है। टीम चारों ओर फैल जाती है और तभी उस घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर उन्हें खून से लथपथ कुछ और चीज़ें मिलती हैं। उनमें एक फुल स्लीव शर्ट, एक तकिए का कवर, एक प्लास्टिक टेबल कवर और 2 प्लास्टिक के गत्ते थे। अभी इसकी जांच चल ही रही थी कि तभी एक और खबर आती है। पास के ही एक गांव के एक व्यक्ति के कुएं में एक अजीब सी चीज तैरती दिखती है, जिसमें से तेज दुर्गंध आ रही थी। पुलिस तुरंत वहां पहुंचकर गांव वालों की मदद से उस चीज को बाहर निकाला जाता है। दरअसल वह एक बोरी थी, जिसमें एक बिना कपड़ों की लाश थी। वह बुरी तरह जला और कटा हुआ था। शव का सिर गायब था और सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी शरीर अब सड़ने लगी थी। आसपास खड़े लोगों की उसको देखने की हिम्मत तक नहीं होती है। पुलिस तुरंत अधकटी लाश और सिर को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। शव का पोस्टमार्टम किया गया और पता चला कि जो कटा हुआ सिर मिला था और जो धड़ मिला वह एक ही व्यक्ति का है। अब तक पुलिस को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह शव किसका है। आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई थी। इसलिए पुलिस ने उस शव का नाजुक हालत देखते हुए अंतिम संस्कार कर देती है और जो कुछ उस लाश के साथ सबूत मिला उसके बेस पर पुलिस छानबीन करना शुरू करती है। सबसे पहले 3 मई 2003 को, यानी घटना के 4 दिन बाद, पुलिस ने लोकल अखबारों में खबर छापती है कि हमें एक जली हुई पुरुष की लाश मिली है। इस लाश का सिर और धड़ अलग अलग मिले थे और सिर बुरी तरह से जला हुआ था। लेकिन इस खबर में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि सिर की बाईं आंख के नीचे एक स्टील की तार लगी हुई थी, जिससे यह साफ था कि उस व्यक्ति की कभी फेशियल सर्जरी हुई थी। पुलिस ने इस जानकारी को विशेष रूप से फोकस करती है। इस खबर के बाद यह कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां से इस केस की एक एक परत खुलना शुरू होता है। दरअसल जसवंतपुरा से करीब 120 किलोमीटर दूर किशनगढ़ में भवानी शंकर शर्मा नाम से एक शख्स रहता है। भवानी शंकर एक बड़ा मार्बल व्यापारी और सफल बिजनेसमैन था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह अपने ऑफिस नहीं आ रहा था। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी निधि शर्मा ही बिजनेस को संभाल रही थी। सभी लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भवानी शंकर किधर गए। निधि शर्मा भी ढूंढ रही थी। इस बीच बिजनेस को लॉस में जाते नहीं देख सकती थी, इसलिए वह खुद ही बिजनेस को हैंडल करने लगती है।
लेकिन एक और कहानी इसे एक अलग मोड़ देती है। दरअसल भवानी शंकर अपने माता पिता से काफ़ी जुड़े हुए थे और यही बात उसकी पत्नी निधि को खटकती थी। हर बार जब भी भवानी अपने माता पिता से मिलने जाते, घर में इसी बात को लेकर झगड़े होने लगते थे। इस वजह से उनके घर में हमेशा एक तनाव भरा माहौल रहता था। एक तरीके से कह सकते हैं कि भवानी अपनी इस जिंदगी को बस काट रहे थे। इनके 2 बच्चे थे, जिस वजह से भवानी घर में प्यार का माहौल बनाए रखते थे। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता है। तारीख बदलकर 25 अप्रैल 2003 का दिन आ चुका था। ये वो दिन था जब भवानी शंकर शर्मा आखिरी बार अपने माँ बाप से मिलने गए थे। इसके बाद न भवानी ने कोई कॉल किया, न ही वे फिर कभी अपने माँ बाप से मिलने आए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे भवानी शंकर के पिता दुर्गा प्रसाद और उनकी पत्नी भंवरी देवी को चिंता होने लगी। ये चिंता जायज़ थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि उनका बेटा इतने दिनों से न फ़ोन किया और न ही मिलने आ रहा, जिस वजह से वह परेशान होकर पता लगाने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता चला कि भवानी शंकर कई दिनों से अपने ऑफिस भी नहीं जा रहे थे। उनकी जगह पत्नी निधि शर्मा ही काम देख रही थी। तब जाकर दुर्गा प्रसाद ने सीधे निधि को अपने बेटे के बारे में पूछते हैं, लेकिन निधि उन्हें कोई सीधा जवाब नहीं देती है। यहाँ तक कि उन्हें घर आने से भी मना कर देती है। तब उन्होंने अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की मदद से भवानी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी कोई जानकारी नहीं मिली। तभी 4 मई 2003 को सुबह के समय दुर्गा प्रसाद अखबार पढ़ते हैं। उन्होंने इस दिन जो न्यूज़ पढ़ी उसे पढ़कर वह सन्न रह जाते हैं। खबर ये थी कि पुलिस को एक जला कटा हुआ सिर मिला है, जिसके बाईं आंख के नीचे स्टील की तार और दाईं कलाई पर मौली का धागा था। इस खबर के पढ़ने के बाद दुर्गा प्रसाद समझ जाते हैं कि यह सिर किसी और का नहीं, बल्कि उनके बेटे भवानी शंकर का हो सकता है, क्योंकि भवानी के बाईं आंख के नीचे भी वैसी ही स्टील की तार लगी थी, जो उसे एक हादसे के बाद सर्जरी के दौरान लगाई गई थी। यह न्यूज़ पढ़ने के बाद दुर्गा प्रसाद ने अपने तीनों बेटों और बहू निधि को फ़ोन कर इस जानकारी को साझा करते हैं। सभी तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। निधि ने पुलिस स्टेशन जाने से पहले अपने घर के हर कमरे को ताला लगाया और चाबियां अपने साथ ले लीं, जैसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही हो। जब पूरा परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा तो दुर्गा प्रसाद ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा भवानी शर्मा पिछले 8 दिनों से लापता है। उन्होंने पुलिस को अखबार में छपी उस खबर का जिक्र किया जिसमें बाईं आंख के नीचे स्टील की तार का जिक्र था। उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि वह उस लाश को देखना चाहते हैं, पर अफसोस लाश इतनी बुरी तरह गल चुकी थी कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। लेकिन परिवार के सभी सदस्य तनाव में थे। सब यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद वह शव भवानी का न हो। भवानी की पत्नी निधि इस उम्मीद में थी कि भवानी कहीं गया होगा, मरा नहीं है, लौट आएगा। पर पुलिस जब एविडेंस रूम में से सबूतों को लाकर परिवार के सामने रखा तो लगभग सबको यकीन हो गया कि वह लाश भवानी का ही था। सबूत में एक खून से सनी हुई फुल स्लीव शर्ट, एक जूट का बैग, प्लास्टिक के थैले और वह स्टील की तार थी। अब निधि को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा कि शायद सच में उसके पति भवानी का मौत हो चुकी है, क्योंकि निधि को पता था कि पुलिस जो सबूत दिखा रही है वह भवानी शंकर का ही है। यह शर्ट और यह बैग वही है जो वह उस दिन घर से पहनकर और हाथ में लेकर निकला था। अब पूरे परिवार को यकीन हो गया था कि मरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि भवानी शंकर शर्मा ही है। इस खबर की पुष्टि होने के बाद पुलिस सबसे पहले परिवार पर ही शक करती है, पर उनके पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं था। दुर्गा प्रसाद उस स्टील की तार के बारे में बताते हैं कि 11 साल पहले भवानी का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी गाल की हड्डी टूट गई थी। तभी दिल्ली के सरगंगाराम हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया था जिसमें इस स्टील तार को लगाया गया था। पुलिस इस दावे को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात करती है। तब ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गया कि मरने वाला शख्स भवानी शंकर ही है। ये बताना उस डॉक्टर के लिए इसलिए आसान हो गया क्योंकि राजस्थान में अब तक केवल 3 लोगों को ही इस सर्जरी से स्टील वायर लगाया गया था। लेकिन अब पुलिस के सामने असली चुनौती थी, भवानी शंकर की हत्या किसने की और क्यों। जांच की शुरुआत में पुलिस का पहला शक भवानी की पत्नी निधि शर्मा पर ही गया।
लेकिन सवाल यह भी था कि निधि अकेले ऐसा नहीं कर सकती थी। पुलिस के लिए यह समझना मुश्किल था कि वह अपने पति को इतनी बेरहमी से कैसे काट सकती है, खासकर तब जब उनके 2 छोटे बच्चे भी थे। इसके बाद पुलिस ने निधि शर्मा और उसके मायके के परिवार से भी पूछताछ की। धीरे धीरे परिवार के सदस्य एक दूसरे पर शक जताने लगे और आरोपों का दौर शुरू हो गया। इन आरोपों के बीच एक बात कॉमन था कि निधि और भवानी के रिश्ते ठीक नहीं था। फिर एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। निधि का भाई अक्सर भवानी को फोन कर धमकी देता था। इस जानकारी के बाद पुलिस निधि के भाई को गिरफ्तार कर लिया और अपने तरीके से पूछताछ करती है, पर निधि का भाई कुछ भी उगलने को तैयार नहीं था। लेकिन पुलिस को यह बात समझ में आ गई थी कि ये कुछ न कुछ छुपा रहा था। इसलिए पुलिस ने निधि के भाई को निधि के सामने ही बिठाया और उसकी खास खातिरदारी शुरू की। ये सब देख सामने बैठी निधि अपने भाई की हालत देख नहीं पाती है। इसके बाद निधि एक ऐसी कहानी सुनाती है कि एक आम आदमी की क्या कहे, पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। निधि ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, मैंने ही अपने पति भवानी शंकर का खून किया है। आगे कहती हैं कि मुझे शक था कि मेरा पति अय्याशी करता है। वो अक्सर दिल्ली और मुंबई के नाइट क्लब में जाता था और मुझे लगता था कि उसके कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है, लेकिन मेरे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। यानी यह सब अभी केवल शक था। फिर कहती हैं कि मुझे यह भी डर था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने परिवार को सौंप देगा। बस इसी डर और शक के चलते मैंने उसे मारने की योजना बनाई, पर मैं यह अकेले नहीं कर सकती थी। इसलिए अपने पति भवानी शंकर के ड्राइवर अशोक वैष्णव को इस लालच में फंसाया कि मेरे पति ने जो गाड़ी उसे फाइनेंस पर दी है उसकी सारी किश्तें माफ कर देगी। इसके अलावा उसे और पैसे भी देगी। ये लालच अशोक को भा जाती है और इस प्लान में शामिल हो जाता। अब ये दोनों मिलकर 26 अप्रैल 2003 की शाम को 7 साढ़े 7 बजे निधि भवानी के जूस में नींद की गोलियां मिलाती हैं, जिससे वह बेहोश हो गया। उसके बाद अशोक अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आया और बेहोश भवानी को टेबल पर लिटाकर कई हिस्सों में काट डाला। लेकिन भवानी अभी भी मरा नहीं था। तब अशोक ने एक बार फिर कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर 5 से 6 बार वार किया। इससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, लेकिन उसका सिर अभी भी धड़ से पूरी तरह अलग नहीं हुआ था। इसके बाद जो उसकी पत्नी करती है उसे सुनकर सच में एक बेचैनी होने लगती है। ये सवाल उठने पर मजबूर हो जाता है कि क्या सच में कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है। निधि खुद चाकू उठाई और सब्जी की तरह धीरे धीरे उसकी गर्दन काट डाली। ये कहते हुए निधि के चेहरे पर न कोई अफसोस थी और न ही कोई पछतावा था। आगे बताती हैं कि जैसे भवानी की गर्दन धड़ से अलग की, मानो जैसे किसी गुब्बारे से खून का फव्वारा फूट पड़ा हो। खून की धारें चारों ओर फैलने लगीं, जिसके बाद वह एक प्लास्टिक का जरीकेन लेकर आई, ठीक वैसे ही जैसे पानी के लिए इस्तेमाल होता है। उसने भवानी के शरीर से बहते खून को जरीकेन में भरना शुरू कर दिया। भवानी के शरीर से 3 से 4 लीटर खून उस जरीकेन में भर गया। इन सब से भी उनका दिल नहीं भरा। उन दोनों ने भवानी की बॉडी को उठाया और उसे बेसमेंट में ले गए, जहां उन्होंने उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन शव पूरी तरह से नहीं जल पाया। फिर निधि और अशोक ने भवानी के कटे हुए सिर को उठाया और छत पर चले गए। वहां निधि ने गैस बर्नर चालू किया और अपने पति का सिर उस बर्नर पर रख दिया। सबसे पहले सिर के बालों ने आग पकड़ी और फिर धीरे धीरे चेहरा जलने लगा। पूरी बेरहमी के साथ उन्होंने सिर को तब तक जलाया जब तक वह पूरी तरह से राख जैसा न हो गया। ये काम इस तरह से किया गया ताकि सिर की पहचान पूरी तरह से मिट जाए। इसके बाद ये लोग भवानी के शरीर से बचे हुए कपड़े उतारकर एक अलग बैग में रखते हैं। कटे हुए सिर और कपड़ों को कार में डाल सबूतों को छुपाने के लिए निकल पड़ते हैं। इन सब में रात के करीब 2 बज जाते हैं। उनका प्लान ये था कि वे सिर, धड़ और बाकी चीज़ों को बनास नदी में फेंक देंगे। लेकिन तभी अशोक की नज़र एक पुलिस गाड़ी पर पड़ी जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर दोनों डर गए, इसलिए वे लाश को रास्ते में एक कुआं नजर आया। उन्होंने भवानी के धड़ को उस कुएं में फेंक दिया और सिर व कपड़ों को कुछ दूरी पर फेंकते चले गए। जरीकेन जो खून से भरा था उसे उन्होंने एक जगह पर जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद दोनों वापस किशनगढ़ लौट गए।
निधि जैसे जैसे पुलिस के सामने अपने जुर्म का एक एक राज खोल रही थी, सब सुनकर हैरान थे। इस बीच पुलिस की एक और टीम भवानी के घर की तलाशी लेने पहुंची। वहां उन्हें भवानी की एक डायरी मिली, जिसे वह रोजाना अपनी दिनचर्या और भावनाओं को लिखने के लिए इस्तेमाल करता था। ये डायरी इस केस का सबसे बड़ा सबूत साबित होने वाली थी। पुलिस ने जब उस डायरी को पलटना शुरू किया तो पन्ने पन्ने पर लिखा भवानी का दर्द जैसे खुद उसकी कहानी बयान कर रहा था। ये मानो ऐसा था जैसे भवानी मरकर भी पुलिस की मदद कर रहा हो। डायरी के पेज नंबर 134 पर 15 मई 2002 की तारीख में लिखा था, सुबह से ही निधि तलाक के लिए मुझ पर दबाव डाल रही है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझ पर पलटवार किया। मैंने उसे अदालत का नंबर दिखाया और उसके सामने फ़ोन भी किया, लेकिन मैंने जानबूझकर देर की ताकि कोर्ट बंद हो जाए। इसके बाद भी जब निधि नहीं मानी तो दोपहर 1 बजे हम कोर्ट पहुंचे, लेकिन तब तक कोर्ट बंद हो चुकी थी। ये देख निधि गुस्से में आ जाती है और स्कूटी लेकर जयपुर की तरफ चली गई। इसके बाद भवानी उसे काफ़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उस रात निधि 11 बजे के आसपास घर लौटती है। भवानी की डायरी के पन्ने नंबर 139 में 20 मई 2002 की तारीख का जिक्र किया गया था, जिसमें लिखा था कि निधि मुझसे पूछ रही थी कि मैंने उसके व्यवहार और स्वभाव के बारे में उसके मायके वालों को क्यों बताया। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी इमेज खराब कर रहा हूँ। उसी दिन के पन्ने में भवानी ने एक और चौंकाने वाली बात की खुलासे करते हैं। निधि ने मुझे धमकी दी कि या तो मैं अपनी कंपनी बंद कर दूं और अपने सारे स्टाफ को निकाल दूं, नहीं तो वो मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज करवा देगी। पन्ना नंबर 154 में इस कत्ल का राज निकल कर आता है। तारीख 4 जून 2002। मुझे शक है कि वह मुझे खाने में जहर दे रही है। पता नहीं वह मेरे खाने में क्या मिला रही है। आजकल मेरी जीभ लड़खड़ाने लगी है। ये एक संकेत था कि भवानी को एहसास हो गया था कि उसकी बीवी उसे मारने की कोशिश कर रही है। इस डायरी ने निधि के खिलाफ एक बड़ा सबूत पेश किया। अब यह डायरी कोर्ट में सबूत के रूप में इस्तेमाल होने वाली थी। निधि और उसके साथी अशोक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भवानी की संपत्ति और उसके बिजनेस का पूरा नियंत्रण उसके माता पिता को सौंप दिया गया। बच्चों की कस्टडी भी दादा दादी के पास चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 21 साल बाद यानी 2024 में निधि शर्मा अपनी सजा काटकर जेल से बाहर आ चुकी है। अब वह उसी प्रॉपर्टी के लिए जो कभी उसके पति की थी, जिसका उसने बेरहमी से कत्ल किया था, अब वह उसी संपत्ति के लिए अपने बच्चों के साथ अदालत में मुकदमा लड़ रही है। निधि शर्मा की यह कहानी इंसानी फितरत की सबसे काली सच्चाइयों में से एक थी। एक पत्नी जिसने शक और लालच में डूबकर अपने पति का बेरहमी से कत्ल किया। इस कहानी का अंत यही साबित करता है कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। एक दिन इंसान को अपने हर गुनाह का हिसाब देना ही पड़ता है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।